गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दीपक गुड आफ्टरनून। अतुल गुड आफ्टरनून। विनोद गुड आफ्टरनून। प्रतीक नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा, हम सब ठीक हैं। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नून हो गया है अब तो। गुड नून बोलिएगा आप। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। ओके चलो, तो देखिएगा इस वीक में एक क्लास मेरी नहीं हो पाई थी परसों, जो कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, तो वो आज मैंने संडे को लगवा ली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पर भी इतनी रेगुलर क्लास होती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो रेगुलर क्लास तो होती हैं, और अगर नहीं होती तो वो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जाती है। तो नहीं हुई एक क्लास, आपका लॉस ना हो, इसीलिए आज मैं संडे को क्लास लेने आ गई, वरना बिल्कुल भी संडे को कोई क्लास नहीं होती है हमारे यहाँ, तो वो हमेशा हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आप क्लास स्टार्ट करें। देखिए, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, ये साइंस स्पेशल बैच नंबर 4 है, और इस बैच में मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर साइंस पढ़नी है। और साइंस में कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैम यहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास हुई है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। जब हमारा एक चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक केमिस्ट्री की क्लास भी लूंगी, 2 या 3, जिसमें हम एक चैप्टर वहां पर भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चा कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, बायो केमिस्ट्री सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। मैंने बताया था सर्कुलेशन या परिसंचरण का मतलब क्या होता है? चारों तरफ घूमने वाला। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सर्कुलेशन में काम आते हैं, तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उनको सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो मैंने कहा था हमें मेनली यहाँ पर 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इज ब्लड। ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया। जो प्रीवियस क्लासेस हैं ब्लड की, आप वहां से देख सकते हैं कि ब्लड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 लेक्चर हुए होंगे, तब वो देख सकते हैं कि हमारा ब्लड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद दूसरा आपका आज यहाँ पर है, आज हमें स्टार्ट करें हम हार्ट। हमें हार्ट पढ़ना है, और उस हार्ट के बाद में हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, पहली बात तो मैम हार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? कभी कभी क्या होता है बच्चा कि आप लोग इतना पढ़ लेते हैं और उनको इतना जीएस पढ़ा आपने, और इतना जीएस पढ़ने के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एक्चुअली आप लोगों को पता ही नहीं होता कि किस हिसाब से आपको जीएस पढ़ना है, किस हिसाब के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़े बच्चा, तो वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और चैप्टर खत्म करने के बाद आप जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लगाएं, और जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट हैं, या आपके पास कोई बुक परचेज कर रखी है आपने, या आपने कोई भी कहीं से भी आपके पास एमसीक्यूज है उस चैप्टर के, तो वो चैप्टर लगाएं साथ साथ में, और देखें कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और नहीं बन रहे हैं तो आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपके टीचर ने वैसे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो प्लीज हाँ, आपने ब्लड के 5 लेक्चर ले लिए, ओके, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप प्लीज आप ब्लड के क्वेश्चंस लगाएं, और जो क्वेश्चंस ना हो आप वो मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैम आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है क्या, जैसे केंद्रक नहीं होता है? हाँ, कि क्योंकि जो आपका आरबीसी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ पे नो आंसर भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर का नाम है हमारा हार्ट, और हार्ट को हम हिंदी में बोलते हैं हृदय। तो मैं बात कर रही थी कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में। क्वेश्चंस आते हैं कि
हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसा ऑर्गन है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है, कैसे हमारा हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, कैसे वो ब्लड सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है, कैसे आप सब जानते हैं कि हमारा हार्ट अगर पंप करना छोड़ देगा तो हम सबकी डेथ हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, पंपिंग का मतलब क्या होता है, अगर हार्ट फेल हो गया तो क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया आपको तो कितने टाइप के हार्ट अटैक होते हैं, कैसे आते हैं वो, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखो अब हार्ट से हमें कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, धीरे 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 करके हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, बट आप पेशेंस के साथ रहें और फालतू का यहाँ पे कमेंट ना करें। बस मैं आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई जेन्युइन डाउट है जो आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप वही पूछें। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, साइंस की उस ब्रांच का नाम क्या है जिस ब्रांच में आप हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। बायो की वो ब्रांच, बायोलॉजी या साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप डिटेल में हार्ट पढ़ते हैं। लाइक अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको हेमेटोलॉजी पढ़ाया, और हेमेटोलॉजी क्या होता है, टू स्टडी अबाउट ब्लड्स। अब ब्लड के बारे में स्टडी करना हेमेटोलॉजी। तो आज तक हमने क्या पढ़ा था मैम, हमने हेमेटोलॉजी पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम कार्डियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, राइट। चलो तो आप याद रखिएगा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप हार्ट के बारे में स्टडी करते हो दैट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। देखो जब भी आप कार्डियो टर्म देखते हो ना साइंस में, कार्डियो या कार्डियक टर्म देखते हो, उसका मतलब ही होता है हार्ट, और लॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। और जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने कार्डियोलॉजी में पीएचडी की हो या एमबीबीएस किया हो, या मतलब जो भी उन्होंने कोई हाई लेवल की एग्जामिनेशन दिया हो, तो उन डॉक्टर को बोलते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट। तो याद रखिएगा, डॉक्टर को बोलते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट, और जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आप सबको पता होगा हमारा हार्ट जो है वो कैसा ऑर्गन है, आप बताओगे हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। मैम हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट किस सिस्टम में, किस सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये सर्कुलेट करता है, हृदय एक परिसंचरित अंग है, हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। किसको सर्कुलेट करता है, आप बताएंगे हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब क्यों करता है, कैसे करता है, वो आगे की बात है, वो सब अभी भूल जाइए। अभी बस आपका पॉइंट बना है कि हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, हृदय है हमारा हार्ट, जो पंप करता है, और किसको, तो खून को पंप करता है या खून को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है, पंप करने वाला ऑर्गन है। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा पानी को पंप करने वाली मशीन लगी हुई होती है ना, जो ऊपर पानी चढ़ाती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, और पंप करने से क्या होता है, पंप करने से ये ब्लड हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट होता है, उनके बीच में सर्कुलेट होता है, राइट। तो आप बताएंगे हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन और हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपको याद रखना है, हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, हिंदी में बोलते हैं इसको मांसपेशीय अंग। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। मैम इस मस्कुलर टर्म का मतलब होता क्या है, मस्कुलर टर्म का मतलब क्या होता है, तो देखिए हार्ट क्या कैसा ऑर्गन है। आप सतीश यादव, आपको जितना टीचर पढ़ाया जाए तो आप उतना ही पढ़ें, फालतू के यहाँ क्वेश्चन करेंगे बच्चा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पूछ रहे हैं हार्ट नाम किसने दिया, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे जो एग्जाम में आपको आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, ज्यादा अच्छा होगा। ओके सतीश यादव, मुझे लगता है मैंने आपको पहली और फाइनल वार्निंग दी है, इसके बाद अगर आप फालतू ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। देखिए मैंने बोला हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। अब मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, मसल्स हो, मांसपेशियां हो। आप याद रखिएगा, ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर ना बोन्स हो ना हड्डियां हो, ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर ना कार्टिलेज हो ना पसलियां रिब्स हो, ना ही तो पसलियां हो ना
कार्टिलेज उपास्थि हो और ना ही जिसके अंदर हड्डियां हो। ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो तो मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। याद रखिएगा, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, कहने का मतलब हमारे हार्ट में ना हड्डियां होती हैं, ना कार्टिलेज होती हैं और ना ही रिब्स होती हैं। सिर्फ क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर मसल्स हैं। और हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है कार्डियक मसल्स। क्या नाम दिया जाता है बच्चा? कार्डियक मसल्स, हृदय की मांसपेशियां। आपसे एग्जाम में पूछे कार्डियक मसल्स कहां होती हैं, आप बताएंगे हार्ट में होती हैं। वो मसल्स जो हार्ट को बनाती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो मस्कुलर ऑर्गन क्या होते हैं मैम? हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ मसल्स के बने हुए होते हैं। लाइक आपका टंग, आपकी जीभ। आपकी जीभ इतनी फ्लेक्सिबल है क्योंकि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, जीभ में कोई कार्टिलेज नहीं होती और जीभ में कोई पसली नहीं होती। जीभ सिर्फ एक मस्कुलर ऑर्गन है। लाइक आपकी लिप्स, आपके जो होंठ हैं उनमें भी कोई आपका बोन्स नहीं होता, जिनमें हड्डी नहीं होती। सिंपल सी लैंग्वेज है, उनको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। राइट, चलो ये तो हमें पता लग गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हार्ट कैसा ऑर्गन है, आप बताएंगे हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन एंड मस्क्यूलर ऑर्गन। राइट, अब बात आती है कि मैम हार्ट का वेट कितना होता है। हार्ट का वेट कितना है? ऑन एन एवरेज एक हेल्दी मैन के, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वजन कितना होना चाहिए? तो जो हार्ट का वेट है, आप याद रखेंगे ह्यूमन हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है। ऑन एन एवरेज 300 ग्राम लिखा हुआ होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम 350 होता है, किसी बुक में 320 लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, साइंस कहती है एक 70 साल का इंसान, एक ऑन एन एवरेज एक इंसान जिसका वेट 70 साल नहीं 70 किलो का इंसान, उसके हार्ट का वजन कितना होना चाहिए? 300 ग्राम होना चाहिए। वो फालतू की बकवास में लिखा हुआ होता है, बकवास लिखी होती है बुक्स में कि 320 लड़कियों का होना चाहिए, 350 लड़कों का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे वेट होता है 300 ग्राम। अब बात आती है कि मैम हार्ट का आकार कैसा होता है। अगर आपसे पूछे हार्ट का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो मैं आपको बता दूं आपका जो हार्ट है ना वो फिस्ट शेप में दिखेगा, आपको मुट्ठी के आकार का दिखेगा। किसके आकार का? मुट्ठी के आकार। आप ऐसे मुट्ठी बंद करो तो आपको कुछ ऐसा सा हार्ट का शेप दिखेगा, आकार दिखेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हार्ट है उसका आकार कैसा है, मुट्ठी के आकार का जैसा, वजन 300 ग्राम। चलो ये तो हमें बात पता लग गई कि मैम हार्ट कैसा ऑर्गन है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि मैम हार्ट की लोकेशन क्या है, हमारा हार्ट होता कहाँ है, लोकेशन क्या है, उसका स्थान कहाँ है, कहाँ पे हार्ट होता है। तो लोकेशन समझने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले आपको हार्ट की डायरेक्शन पता होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट कहाँ है। ये मेरा पूरा मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस में साइंस क्या होती है, इधर वाले पार्ट को हमेशा लेफ्ट मानती है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये वाले पार्ट को राइट मानती है, मेरा राइट हैंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस मेरे मेन एक्सिस में लेफ्ट साइड हार्ट है या राइट साइड हार्ट है। तो आप मुझे जरा बताइए कमेंट करके कि हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारे मेन एक्सिस में, जो मेन हमारा धड़ है, इस धड़ में लेफ्ट में है या राइट में है। आप याद रखेंगे हमेशा कि हमारा जो हार्ट है ना उसकी डायरेक्शन होती क्या है। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है लेफ्ट में होता है, नहीं लेफ्ट में नहीं होता है। ये जो डायरेक्शन है इसको आप लेफ्ट मानेंगे, इसको आप राइट मानेंगे, ये बायां ये दायां। और मैंने C फॉर सेंटर बीच में लिखा, ये मैंने C का मतलब है सेंटर। तो आपका जो हार्ट है ना बच्चा वो ना लेफ्ट में है ना वो राइट में है। आपका जो हार्ट है ना बच्चा वो सेंटर में होता है, हमारी इस धड़ के सेंटर में है, ऐसे बीच में है हमारा हार्ट, इन रिब्स के नीचे जो है, आगे हमारा जो रिब्स केज है उसके नीचे होता है। बट होता क्या है, होता क्या है, लेफ्ट में नहीं होता है बच्चा, आपको लेफ्ट नहीं बोलना है, आपका हार्ट होता है सेंटर में, बीच में। बट होता क्या है, इस 300 ग्राम में अप्रोक्स आपका 220 ग्राम जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में झुक जाता है। मेरा दिल तो सेंटर में था बट वो ज्यादा वजन किस साइड ले गया, लेफ्ट में ले गया। तो मैंने बोल दिया मेरा लेफ्ट में दिल है, बट लेफ्ट में नहीं है वो सेंटर में बच्चा। तो सेंटर में बाकी का कितना ग्राम बचा, ऑन एन एवरेज ऐसा कहा जाता है 80 ग्राम हमारे चेस्ट के इस बीच वाले पार्ट में होता है, बाकी का जो होता है 220 ग्राम वो लेफ्ट में है। बट अब आपके एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन आप उसको सही कर देंगे। कभी कभी एग्जाम में आता है 80 ग्राम सेंटर में, कभी कभी आ सकता है आपके पास कि लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट
लेफ्ट भी ऑप्शन लेके चल सकते हैं, राइट। चलो मैम ये तो डायरेक्शन की बात होगी, ये डायरेक्शन पता लग गया कि हार्ट का डायरेक्शन कितना है। आप बोलोगे होता तो हमारी मेन एक्सिस के सेंटर में है, बट होता क्या है बेसिकली ज्यादा झुक जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम बोल देते हैं लेफ्ट में है। कुछ लोगों में आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, किसी इंसान के राइट में हार्ट होता है ना, और वो राइट में हार्ट नहीं था बच्चा, वो था तो सेंटर में ही, उन इंसान में, उन मनुष्य में भी सेंटर में ही होता है। बट होता क्या है, नॉर्मल केसेस में 220 ग्राम जो है वो लेफ्ट में झुकता है, बट कभी कभी बहुत रेयर केसेस होते हैं, 1000-2000 में एक केस ऐसा होता है जिसमें ये इधर चला जाता है 220 ग्राम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान में राइट में दिल आ गया, नहीं, झुकना चाहिए था इस साइड, झुक गया इस साइड ज्यादा, तो आपने क्या बोल दिया कि उसके राइट में दिल हो गया। कोई बात नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान है वो भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। हाँ, बट ये है कि जो सेंटर वाला पार्ट है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, देन आपको कोई हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, आपका सर्कुलेशन खराब हो सकता है। तो याद रखिएगा, राइट में दिल होने का मतलब होता है कि बच्चा होना चाहिए तो 220 ग्राम लेफ्ट में, बट वो राइट में झुक गया। ओके, क्लियर है। चलो अब बात आती है कि मैम हार्ट की लोकेशन कैसी होती है, कहां पर दिखेगा हमारा हार्ट। हमारा हार्ट हमें दिखेगा कहां पर, तो आगे हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है उसमें आपको हार्ट दिखेगा। तो आप लिखेंगे हार्ट कहां होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। और कैसे होगा, कैसे दिखेगा आपको हार्ट, इस चेस्ट वाले पार्ट में आप जैसे अपनी स्किन, अपनी त्वचा को रिमूव करेंगे, अपनी स्किन को हटाएंगे, तो स्किन को हटाने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपके इस चेस्ट वाले पार्ट में कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेगी। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेगी। एक तो ऐसे बीच में ऐसे एक टाई, आप टाई पहनते हैं ना, टाई की जैसी आपको एक हड्डी दिखेगी यहाँ पर सेंटर में, ऐसे आपको टाई बोन जिसको बोलते हैं, या ये वी जैसी होती है, ऐसे वी बना हुआ है ना, तो विस्के जैसी ये एक हड्डी है। ये क्या है, एक बोन है। आप सब जानते होंगे हमारे बॉडी में अडल्ट स्टेज में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। तो 206 में से एक हड्डी ये है। अब इस हड्डी का काम क्या होता है, इस हड्डी से ऐसे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ये आपकी इस हड्डी से रिब्स कनेक्टेड हैं, रिब्स जुड़ी हुई हैं, ये आपकी पसलियां लगी हुई है इस हड्डी से। और आप यहां लिखेंगे हमारे बॉडी में रिब्स कितनी होती हैं, पसलियां कितनी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी में 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। हड्डी कितनी है अडल्ट में, 206, बट रिब्स कितनी है, 12 जोड़ी, 12 इस डायरेक्शन में, 12 इस डायरेक्शन में। ये बच्चा कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट, ये कौन सी है, राइट। हो सकता है मैंने कम ज्यादा बनाई हूं, आपको 12-12 ही बनानी है, 12-12 ही बनानी है। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप कि हमारा हार्ट किस डायरेक्शन में ज्यादा झुका हुआ है, लेफ्ट में। तो हमें कहां पर दिखेगा, हमें कहां पर दिखेगा, हमें कहां पर दिखेगा, तो आपको लेफ्ट में ज्यादा झुका हुआ दिखेगा। तो होता क्या है, ये जो लेफ्ट साइड की पसली है, जो लेफ्ट साइड की पसली है, कौन कौन सी पसली, तो आप बताओगे सेकंड, ये दूसरी पसली है आपकी, ये सेकंड रिब है, और ये 3, 4, 5, 6, ये छठी पसली है आपकी, ये 6th और ऊपर वाली सेकंड, दूसरी छठी पसली, कौन सा, लेफ्ट डायरेक्शन। और इसके बीच में ऐसे आपको यहां पर आपका दिल दिखेगा, आपका हार्ट आपको यहां पर दिखेगा। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, हार्ट किस कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी में, छाती वाली गुहा में। हार्ट जो हमारे चेस्ट में जो बोन है, जो टाई की आकार के, जो हम टाई पहनते हैं, या वी आकार की जो हड्डी है, उसका नाम क्या है, इस हड्डी का नाम होता है बच्चा स्टर्नम। आप क्या बताएंगे, इस हड्डी का नाम क्या होता है, स्टर्नम। और इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, क्योंकि चेस्ट में है, या ये टाई की जैसी है तो टाई बोन भी बोलते हैं, या वी आकार में होती है तो वी आकार में भी होता है, बोल सकते हैं आप। ठीक है मैम, आपने तो 9 रिब्स बनाई हैं, तो मैंने बोल तो दिया बच्चा, मैंने कम ज्यादा बनाई होंगी, आपको 12-12 ही याद रखनी है। ठीक है, आप कमेंट में कब ध्यान दीजिए, दीपक आप सुनिए ज्यादा। ठीक है, चलो देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेस्ट बोन का नाम बताओ, आप क्या बताएंगे, स्टर्नम। स्टर्नम से कौन जुड़ी हुई होती है, पसलियां, कितनी पसली हैं, 12 जोड़ी। लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी है, 12। हार्ट कहां दिखेगा, लेफ्ट वाली में। देखो ये बाकी का ये बीच में सेंटर में भी आ रहा है, तो 80 ग्राम तो सेंटर में वजन जाएगा,
है ना, चेस्ट बोन तो सेंटर में है, तो 80 ग्राम तो वेट यहां पर होगा, बाकी का 220 ग्राम किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में। तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन गया, आपका बन गया कि कौन कौन सी पसली के बीच में ह्यूमन हार्ट होता है। तो आप बताएंगे कि मैम बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब, दूसरी और छठी पसली जो बाएं साइड है उनके बीच में क्या होता है, हमारा दिल होता है, हमारा हृदय होता है, या हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये आप बता देंगे। और इन पसलियों के जस्ट नीचे आपके फेफड़े होते हैं, ये राइट वाला फेफड़ा है, यहां पर आपका बायां फेफड़ा रहता है, और इसी बाएं फेफड़े के नीचे जो दूसरी और छठी पसली के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, आप बताएंगे वैसे तो सेंटर में होता है बट ज्यादा लेफ्ट में झुक जाता है तो हम लेफ्ट में दिल बोल देते हैं। हार्ट का लोकेशन क्या होता है मैम, हमारे चेस्ट में एक रिब्स का केज बना हुआ है, पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ है, 12 इधर 12 इधर, बीच में क्या है, स्टर्नम, किसके आकार की, टाई के आकार की। तो स्टर्नम पे क्या लगी हुई है, रिब्स। तो जो दूसरी और छठी रिब्स है लेफ्ट में, उसके बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। और जस्ट इन पसलियों के नीचे क्या होते हैं, हमारे फेफड़े। इसीलिए कहा जाता है हमारा लेफ्ट लंग छोटा होता है, क्योंकि उसके बीच में यहां पर, यहां से लेकर दूसरी और छठी पसली जहां पे कनेक्ट हो रही है, उनके बीच में हमारा क्या होता है, दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। तो ये लोकेशन हो गई, ये आपके 2 क्वेश्चन और हो गए। चेस्ट बोन का नाम स्टर्नम हो गया, हार्ट की डायरेक्शन पूछे, आप बताओगे सेंटर में होता है बट ज्यादा किस साइड झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड। फिर आपसे पूछे कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, और कैसा ऑर्गन है, पंपिंग, और कैसा है, सर्कुलेटरी, आकार मुट्ठी के आकार के जैसा, वजन ऑन एन एवरेज 300 ग्राम। ये आपके हार्ट की इतनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम, और क्या पढ़ सकते हैं हम हार्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। आप सबने सुना होगा शायद कि हमारा जो दिल है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आप सबने सुना होगा हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अब वो चैम्बर का मतलब क्या है वही आपको समझना है। देखिए, अगर मैं हार्ट बनाऊं तो कुछ आपका हार्ट ऐसा सा ही बनेगा, ऐसा सा ही आपका दिल बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका हार्ट। हार्ट कैसा ऑर्गन है मैम, मस्क्यूलर ऑर्गन। कहने का मतलब मैं हार्ट में ये क्या बना रही हूं, ये हार्ट की मसल्स बना रही हूं मैम, है ना। और हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स या हृदय की मांसपेशियां बोलते हैं। ये आपका हार्ट। ठीक है, इस हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन रहती है, एक ऐसे एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली बनी हुई है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो हमारे दिल को सुरक्षा प्रदान करती है, या बाहर से आने वाले जो भी आघात लगने वाले होते हैं, है ना, तो वो सब क्या है, उन सब से हमें सुरक्षा करती है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का मेम्ब्रेन, हाँ हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण। आवरण, हृदय के चारों तरफ 3 पतली पतली झिल्लियों की एक कोटिंग होती है, 3 झिल्लियां लगी हुई होती हैं, 3 मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन को आप पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइट, चलो ये हमारा हार्ट। ये हार्ट में मैंने मसल्स बनाई क्योंकि मैम हार्ट कैसा ऑर्गन है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, इसीलिए हमने हार्ट को बोला मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन। अब बात आती है मैम, आपने एक सेंटेंस लिखा कि इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। इन चैम्बर्स का मीनिंग क्या है मैम, चैम्बर का मतलब क्या होता है, तो बच्चा सुनो ध्यान से। हमारे हार्ट में मैंने कहा सिर्फ मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। तो होता क्या है बच्चा कि एक बार एक मसल ऐसे निकलती है, फिर एक बार ऐसे निकलती है। जरा बताइए, इस मसल ने ऐसे डिवाइड कर दिया हमारे हार्ट को, कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चा, 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि उस मसल का नाम बताओ जो मसल हमारे हार्ट को 4
4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उस मांसपेशियों का नाम मैम ट्रू रिब्स फॉल्स रिब कौन सी होती हैं? दीपक कुमार, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी ट्रू रिब्स फॉल्स रिब कौन सी होती हैं, वो मैं आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। चलो, तो आप याद रखेंगे कि हमारे हार्ट में मैंने आपको बताया है जो मैं पढ़ाऊं उसी चैप्टर से रिलेटेड मुझे डाउट पूछे, वरना मैं यहाँ से अगर आप फालतू कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगी आपको। तो प्लीज कोशिश करा करें जो एग्जाम में पढ़ाया, जो मैंने पढ़ा रही हूँ जिस चैप्टर को, उसी के ही डाउट पूछे, ठीक है। चलो, तो हमारे हार्ट में मैम एक मसल है जिस मसल ने एक बार ऐसे निकली, एक बार ऐसे निकली, और कितने चैम्बर में डिवाइड कर दिया? 4। इस मसल का नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस मसल का नाम बताइए जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। इनका नाम होता है सेप्टम। इनको क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो सेप्टम वो मसल है जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है बच्चा, 4 कोष्ठक में विभाजित करती है। ये भी सेप्टम है, ये भी सेप्टम है, ये भी सेप्टम है, ये भी सेप्टम है, राइट? याद रखेंगे आप। चलो, 1 2 3 4 चैम्बर बन गए। आप जरा ध्यान से सुनो, ये जो ऊपर में मैम ने 2 चैम्बर बनाए, जो अपर में 2 चैम्बर बनाए हैं, इनको नाम देते हैं ऑरिकल। अब ये कौन सा डायरेक्शन बताया था मैम ने? ये लेफ्ट बताया था, तो इस चैम्बर का नाम होता है बच्चा लेफ्ट ऑरिकल। क्या नाम होता है? लेफ्ट ऑरिकल। हिंदी में बोलते हैं बायां आलिंद, बायां आलिंद। और ये जो ऑरिकल है ना, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको आर्ट्रियम भी बोलते हैं। तो कभी बुक्स में आर्ट्रियम लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत हो ना, कई बच्चे सोचने लगते हैं मैम ये आर्ट्रियम क्या होता है, तो ऑरिकल को ही बच्चा आर्ट्रियम बोलते हैं। मैम 4 चैम्बर किसने डिवाइड किया? सेप्टम ने। कितने बने? 4। अपर वाले, ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रियम, हिंदी में आलिंद। तो जरा बताइए किस डायरेक्शन का आलिंद है ये? लेफ्ट डायरेक्शन का आलिंद है मैम। अब आइए यहां पे, जरा यहां पे आइए, ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम राइट ऑरिकल। कौन सा बोलेंगे बच्चा? राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, हिंदी में बोलेंगे दायां आलिंद, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चा? दाहिनी डायरेक्शन है, राइट वाली डायरेक्शन है। तो याद रखिए, अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स और आर्ट्रियम। ऊपर के दोनों कोष्ठक ऑरिकल या आलिंद कहलाते हैं, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। लोअर चैम्बर, ये जो चैम्बर है, इन लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, हिंदी में बोलते हैं निलय। तो ये कौन सा वेंट्रिकल? ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। कौन सा वेंट्रिकल? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और हिंदी में बोलेंगे बायां निलय। कौन सा निलय? बायां निलय। और ये कौन सा हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। याद रखेंगे आप, हिंदी में क्या बोलेंगे? दायां निलय, दायां निलय। तो जब अगर आप अपने हार्ट की एनाटॉमी करेंगे तो आपको ऐसा कुछ अपना हार्ट दिखेगा, ऐसे सेप्टम दिखेगी। सेप्टम वो मसल है जो हमारे हार्ट को 4 इक्वल पार्ट, इक्वल तो नहीं बोल सकते, सॉरी इक्वल नहीं, इक्वल टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ छोटे बड़े भी चैम्बर होते हैं, तो 4 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अपर 2 चैम्बर ऑरिकल्स, लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। अब आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं इन चैम्बर से। पहला क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया है तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि हमारे बॉडी में 2 गैसेस होती हैं। एक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। एक होती है CO2। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में 2 टाइप का गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। चलो, उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, आप सब जानते हैं हमें कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। क्यों होती है? हमारे बॉडी में जो हमारा फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका ब्रेक डाउन करवाना होता है हमें, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहां पर होती है ऑक्सीजन एंड CO2? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन और CO2 जो है वो हमारे खून में होती हैं, हमारे ब्लड में होती हैं। और आप सब जानते हैं ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। सारा दिन हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो अपने साथ किसको सर्कुलेट करेगा? ऑक्सीजन एंड CO2 को भी सर्कुलेट करेगा मैम, ठीक है। तो ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, ऐसा खून, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं आप प्योर ब्लड।
उसको क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड, या उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड मैम? ऑक्सीजन युक्त रुधिर या प्योर ब्लड या शुद्ध रुधिर। याद रखिएगा, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो उसको ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड बोलते हैं। दूसरा, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो उसको बोलते हैं आप इम्प्योर ब्लड, या आप उसको नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो मैम हमारे बॉडी में दो गैस हैं, एक ऑक्सीजन एक CO2, दोनों ब्लड के अंदर है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड या प्योर, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा है वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर या अशुद्ध रुधिर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड होता है और ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस चैम्बर में होता है, राइट। तो आप याद रखिएगा, हार्ट की जो राइट वाली डायरेक्शन होती है बच्चा, हार्ट की जो राइट डायरेक्शन है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब कौन सी गैस रहती होगी मैम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हार्ट के उन दो चैम्बर्स का नाम बताओ, उन दो कोष्ठक का नाम बताओ जिनमें हमेशा इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर रहता है। आप क्या बताएंगे? दैट आर राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां नीले। करेक्ट है। चलो आइए यहां पे दूसरा, ह्यूमन हार्ट के उन दो चैम्बर्स का नाम बताओ जिनमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। तो प्योर ब्लड वाला ये होते हैं, यहां भी ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन। जरा बताइए प्योर वाले कौन कौन से हो गए? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद एंड बायां नीले। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो? मुझे नहीं लगता आपको कोई यहां तक पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इतना कुछ हार्ड टास्क है ही नहीं याद करना। याद कर लो, राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर, लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर। करेक्ट है। चलो पहले क्वेश्चन तो आपके दो यही बन गए कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है। जो मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था इस साल का, अगर आप पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा है। आप याद रखेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लार्जेस्ट चैम्बर होता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? आप लिखेंगे ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा चैम्बर है। मैं यहीं पर लगे हाथ एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये सबसे बड़ा तो है ही है, उसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कोष्ठक है, राइट। अब मजबूत क्यों है? क्योंकि यहां पर जो मसल्स है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों है? क्योंकि इसी चैम्बर से प्योर ब्लड, यहां पे कैसा ब्लड है बच्चा? ऑक्सीजन वाला, पूरे के पूरे ऑर्गन्स के बीच में यहां से ट्रांसफर होता है। सारा का सारा खून ऑक्सीजन वाला जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे हमारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है, इसलिए इसको मजबूत होना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। मनुष्य के हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कोष्ठक कौन सा होगा बच्चा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले होगा। ये आपके पहले 4 क्वेश्चंस हो गए, यहां पर प्योर, यहां पर इम्प्योर, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कुछ याद ना हो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, ये मैं किसके हार्ट की बात कर रही हूं बच्चा? ये मैं ह्यूमन के हार्ट की बात कर रही हूं। ह्यूमंस क्या हैं? मैमल्स हैं। तो ऐसे ही जो जितने भी इस दुनिया में एनिमल्स हैं जिनके अंदर दिल है, जिनके अंदर हार्ट है, तो जो अलग अलग मैमल्स हैं या अलग अलग एनिमल्स हैं या अलग अलग जो लिविंग्स हैं बच्चा, उन सब के हार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स इन देयर हार्ट। अलग अलग मनुष्य में, अलग अलग जानवरों में, मनुष्य में नहीं एनिमल में, अलग अलग कोष्ठकों की संख्या होती है उनके हृदय में, ठीक है। अलग अलग मनुष्य में नहीं बच्चा, मनुष्य में तो 4 ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। अलग अलग जानवरों में अलग अलग हार्ट के नंबर में, चैम्बर में नंबर अलग अलग होते हैं। तो जरा देख लें हम कि किस किस के हार्ट में कैसे नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं।
हमारा तो ऐसा है, हम आपसे पूछे ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 4 टोटल। चलो हम स्टार्ट करते हैं किससे, मछलियों से स्टार्ट करते हैं, फिश से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं 2 मछली को छोड़कर बाकी जितनी भी मछलियां हैं उन सब मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, 2C 2 चैम्बर 2 कोष्ठक। आपसे पूछे फिशेस का हार्ट कैसा है, आप बताएंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट, उनके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कैसे होता है मैम, तो मैं आपको बता दूं ऐसा होता है, एक ये, बस ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा है 2 मछली को छोड़ दो, यहां पर 2 मछलियां आती हैं एक्सेप्शन में। अब कौन कौन सी मछली हैं, एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चा अपवाद, अपवाद का मतलब है जो इस लाइन को फॉलो ना करे। कौन सी लाइन को, कि इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सी मछली, पहली आती है डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक मछली है, आपने नाम सुना होगा, ये मछली है, इसके हार्ट में 2 चैम्बर होने चाहिए थे, बट ये अपवाद है क्योंकि इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चा, 4 चैम्बर होते हैं, 4C 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, जस्ट लाइक ह्यूमन हार्ट। ठीक है, याद रखेंगे कि जो डॉल्फिन मछली है उस मछली के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, किसके तरह, मनुष्य की तरह। ठीक है, इसीलिए डॉल्फिन को कहाँ रखा जाता है, मैमल्स में रखा जाता है। मैमल्स का मतलब होता है स्तनपायी या स्तनधारी। ठीक है, आप याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है उसके अंदर 4 हैं, इसीलिए डॉल्फिन को वहीं रखा जाता है जहां पर मनुष्य आते हैं। और मनुष्य किस में आते हैं बच्चा, मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, दूसरी मछली कौन सी है, दूसरी मछली है व्हेल फिश, व्हेल मछली। व्हेल मछली के हार्ट में भी कितने चैम्बर हैं बच्चा, 4 चैम्बर हैं, इसीलिए व्हेल मछली को भी हम कहाँ रखेंगे बच्चा, तो इसको भी हम मैमल्स में, स्तनधारी में ही रखेंगे। तो आप याद रखिएगा जितनी भी मछली हैं उनमें से 2 मछली को छोड़ दो, नंबर 1 इज डॉल्फिन, नंबर 2 इज व्हेल फिश। इन दोनों के हार्ट में 4 चैम्बर हैं, इसीलिए बोथ आर इंक्लूड्स इन मैमल्स फाइलम। इन दोनों को स्तनधारी फाइलम में रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल माँ का होता है, माँ के दिल से बड़ा कोई दिल नहीं होता है। बट ये बात गलत है बच्चा, इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है व्हेल मछली का। ये जो व्हेल फिश है ये बहुत बड़ी होती है, आपको पता ही होगा, 1000-2000 क्विंटल में होती हैं, इसीलिए इसका हार्ट भी कहा जाता है अप्रोक्स 250 से 300 किलोग्राम का होता है। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा हार्ट किसका है, लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स, तो आप किसका हार्ट बोलेंगे, व्हेल मछली का। इसमें आपको सरप्राइज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, खुद भी तो क्विंटल्स में है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका वजन हमेशा हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है बच्चा। तो जब ये खुद क्विंटल्स में है तो 250-300 किलोग्राम का हार्ट भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। बट याद रखिएगा होगा किसके जैसा, हमारे जैसा। कहने का मतलब 2 अपर वाले चैम्बर होंगे और 2 लोअर वाले चैम्बर होंगे, राइट। तो ये याद रखिएगा कि डॉल्फिन और व्हेल मछली दोनों मछलियां हैं, बट फिर भी वो कहाँ आती हैं, मैमल्स में आती हैं, क्योंकि मैम उनके हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 दोनों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं फ्रॉग में, मेंढक में। फ्रॉग, मेंढक, उसके बाद रेप्टाइल्स। बच्चा रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंग कर चलने वाले, सरीसर्प है ना, और लिजर्ड, छिपकली, छिपकली। इन तीनों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आप याद रखोगे, इन तीनों के हार्ट में आते हैं, हाँ रेप्टाइल्स का मतलब है स्नेक्स, स्नेक, सांप। इन तीनों के हार्ट में चैम्बर होते हैं 3 चैम्बर। इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, ऊपर वाले 2 होंगे और नीचे वाला 1 होगा। तो आपसे पूछे मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर, 3, रेप्टाइल्स में कितने, 3, लिजर्ड में कितने, 3, स्नेक्स में कितने, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। ठीक है, हाँ इतना आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक आता है कॉकरोच, कि
कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो बच्चा जो कॉकरोच होता है उसका खून तो मैंने बताया था किस कलर का होता है, सफेद कलर का, और उसके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं आप याद रखोगे, उसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच का जो हार्ट होता है बच्चा वो 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसके जैसा, किसके जैसा, अकेला ही ऐसा होता है, किसी के जैसा नहीं होता है। 13 चैम्बर्ड हार्ट, 13 हृदय, 13 कोष्ठक वाला हृदय किसका होता है बच्चा, कॉकरोच का होता है, कॉकरोच का होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का मतलब पक्षी, तो बर्ड्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिच, उन सब के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर है बच्चे, 4 चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे जो क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल का मतलब होता है बच्चा मगरमच्छ, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ, आपसे पूछा जाए मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, आप क्या बताएंगे बच्चा, 4 चैम्बर होते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं याद कर सकते, एक तो याद कर लो कॉकरोच का, और एक याद कर लो मछलियों वाला, और एक फ्रॉग मेंढक वाला याद कर लो, ये ज्यादा कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, सोनू कुमार, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। पक्षियों के हार्ट में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग में भी 4 चैम्बर होते हैं बच्चा, 4 कोष्ठक होते हैं। क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, मगरमच्छ में अगेन 4 चैम्बर, जबकि मेंढक में कितने बच्चा, 3 चैम्बर, और मछलियों में कितने हैं बच्चा, 2 चैम्बर। बट कौन कौन सी मछली को छोड़कर 2 मछलियां यहाँ पे एक्सेप्शन आती हैं, पहला व्हेल मछली है और दूसरा कौन सा है बच्चा, यहाँ पे डोल्फिन है, डोल्फिन है। एंड कॉकरोच के हार्ट में कितने, तो 13 चैम्बर, 13 चैम्बर, 13 चैम्बर। ठीक है मैम, बर्ड्स भी मैमल्स में आएंगे क्या, नहीं बच्चा, सिर्फ हार्ट के नंबर ऑफ चैम्बर देख के आप मैमल्स में नहीं रख सकते। बर्ड्स उड़ सकते हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते, तो बर्ड्स को मैमल्स में नहीं रखेंगे। बर्ड्स बच्चा आते हैं एव्स ग्रुप में, इनका ग्रुप होता है AVES, एव्स, इनका फाइलम होता है एव्स, एव्स में आते हैं। ठीक है, ओके, तो आप याद रखिएगा। और क्रोकोडाइल को तो कुछ बुक्स में रेप्टाइल्स में रखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में मैमल्स में रखा हुआ होता है। यहाँ पर इसको मैमल्स में इसलिए रखा क्योंकि इसको 4 चैम्बर हैं। इसको कॉकरोच को, क्रोकोडाइल को, इसको हम रेप्टाइल्स में क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो, ये आप याद रखेंगे। ये नंबर ऑफ चैम्बर्स की बात की हमने, बट हमारा सिलेबस क्या है, हम पढ़ रहे हैं मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हमें तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, हमें तो सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, राइट। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है मैम, 4, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, ये आप बता देंगे। अब नेक्स्ट आपका एक छोटा सा, इसी में ही आपका एक चैप्टर बनता है ब्लड वेसल्स। क्या बनता है बच्चा, ब्लड वेसल्स, हिंदी में आप इसको बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स हिंदी में आप इसको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, इसी के अंदर चैप्टर आपका हार्ट ही है, इसी के अंदर आपको ब्लड वेसल्स पढ़नी होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैम, ये ब्लड वेसल्स होती क्या है, ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है, देखो, हाँ, मगरमच्छ को आप मैमल्स में रख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 हार्ट, बट मगरमच्छ जो है, जब वो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे जीव जिनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है उनको आप रेप्टाइल्स में रखते हैं। ठीक है, तो जो मगरमच्छ है उसको दोनों में रखा जाता है बच्चा, दोनों में ही रखा जाता है। चलो आइए, यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो पतली पतली पाइप, वो पतली पतली डक्ट जो हमारे बॉडी में ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाती हैं। वो पतली पतली डक्ट, वो पतली पतली नली जो हमारे बॉडी में हार्ट को लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। ये नाली सी, नालियां बनी हुई हैं, डक्ट बनी हुई हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स दैट ट्रांसफर, ध्यान से सुनना, वेसल्स दैट ट्रांसफर impure blood to heart and pure blood to all organs. Vessels that transfer impure blood
टू हार्ट एंड प्योर ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स। को समझ में आया आपको? वे वाहिकाएं जो हमारे हृदय तक अशुद्ध रुधिर को लाती हैं और शुद्ध रुधिर को लेकर जाती हैं। जरा मुझे बताइएगा, यहां से विजय कुमार को ब्लॉक कर दीजिए। विजय कुमार, जिनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इनके पास ज्यादा ज्ञान आ गया है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे नोड कहाँ होता है हार्ट में। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब तक मैं ना पढ़ाऊं तब तक मुझसे अनवांटेड क्वेश्चंस की डिमांड ना करें। जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं उसके बाद भी आपके डाउट रहें तो आप फ्रीली मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आज नहीं 1 साल बाद भी पूछ सकते हैं। बट मेरी क्लास में जो मुझसे आगे चलेगा मैं उसको बिल्कुल यहाँ से मैं रिमूव करवा दूंगी। तो प्लीज पहले विजय कुमार को ब्लॉक किया जाए, आगे फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगी। एक लड़का और भी है, मैं अभी नाम देखती हूँ उसका, कौन है वो, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। अरविंद कुमार कह रहे हैं धीरे पढ़ाएं, इससे ज्यादा धीरे अरविंद कुमार मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो अरविंद कुमार को यहां से ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये बच्चे समझने वाले बच्चे नहीं हैं। यहां पर देखिए ब्लड वेसल्स मैंने क्या लिखवाया, ऐसी ये आपका हार्ट है, ध्यान से सुनना। ब्लड वेसल्स होती क्या है, ये आपका हार्ट। इस हार्ट में ये कौन सी मसल मैम, सेप्टम। ये भी कौन सी मैम, सेप्टम। जरा बताइए इस चैम्बर को क्या लिखूं मैं, इस चैम्बर को एल ए। एल ए का मतलब क्या है बच्चा, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल बायां आलिंद। ये क्या है बच्चा, एल वी, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले। ये क्या है, राइट ओरिकल दायां आलिंद, और ये क्या है बच्चा, राइट वेंट्रिकल दायां नीले। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके इस बार एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया था, वही मैं आपको यहां करवा रही हूं। मैंने बोला कि वो पतली पतली पाइप जो हमारे हार्ट तक इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। जरा बताइए इम्प्योर ब्लड का मतलब कौन सी गैस होती है, CO2। और हमारे हार्ट से प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, उनको आप बोलते हो ब्लड वेसल्स। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, बड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा कि जब हमारे हार्ट के पास खून आता है तो हमेशा ऐसा खून आता है जिस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो, ज्यादा, तभी तो हमने उसको इम्प्योर बोला। और ऐसा खून जब हमारे हार्ट से जाएगा तो बच्चा उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स दैट आर ट्रांसफर इम्प्योर ब्लड टू हार्ट एंड प्योर ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स। मतलब मैम जब हृदय के पास खून आ रहा है तो हमेशा कौन सा आएगा, CO2 वाला। बट जब हृदय से जाएगा तो हमेशा कैसा जाएगा मैम, ऑक्सीजन वाला। लेकर कौन जाएगा, पतली पतली पाइप। उन पाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। बड़ा क्लियर हो गया कि ब्लड वेसल्स क्या है, हमारे बॉडी में बहुत पतली पतली नलियां हैं, बहुत पतली पतली पाइप हैं जो हमारे खून को सर्कुलेट करती हैं। ये जो आपके हाथ और पैरों पे आप देखोगे आपको ग्रीन कलर की ऐसी पाइप सी नजर आएंगी, तो ये पाइप क्या है मैम, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, पतली पतली डक्ट है जिनको आप नस बोलते हो, कॉमन लैंग्वेज में आप बोलते हो खून नसों में नाड़ियों में बहता है। तो बच्चा वो खून नस और नाड़ियां मतलब क्या है, वो ब्लड वेसल्स हैं। राइट, चलो मैम ये आपको समझ में आ गया, मुझे लगता है सारी बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब बात आती है कि मैम ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 इज आर्टरी। नंबर 1 इज आर्टरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप धमनी। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको धमनी बोलेंगे, धमनी आर्टरी। अब बात आती है कि मैम इस आर्टरी में कैसा खून रहता है। आप याद रखेंगे इस आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। ये मैंने इंक्रीज का सिंबल लगाया है, ये इंक्रीज का एरो, ऊपर की साइड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, नीचे की साइड क्या होता है, डिक्रीज। तो मैंने कहा आर्टरीज में ऐसा खून है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा है। और जरा बताइए ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा है तो उस खून को नाम क्या देंगे हम, उसको हम प्योर ब्लड का नाम देंगे, उसको हम शुद्ध रुधिर का नाम देंगे, या हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। कैसा ब्लड बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। याद रखेंगे इतनी बात।
मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ कि वो पतली पतली नलियां, वो नसें, वो नाड़ियां जो हमारे ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से और हार्ट के पास लेकर भी आती हैं। ठीक है, चलो तो पहली बात, या वेसल्स कितने टाइप की हैं आप बताएंगे? 3 टाइप की। नंबर 1 इज आर्टरी। आर्टरी को आप धमनियां बोलते हैं। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा वाले खून को प्योर ब्लड बोलते हैं या उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। राइट, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आर्टरीज कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, आप बताओगे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनका कलर कैसा होता है, आप बताएंगे ये लाल रंग की होती हैं, ये रेड कलर की होती हैं। जब इनका कलर देखेंगे आप तो ये आपको लाल रंग की, रेड कलर की दिखेंगी। ओके, चलो अब मैं बता दूं हमारे बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं। कुछ आर्टरीज हैं जो हमारे ब्रेन तक खून लेकर आती हैं, कुछ हैं जो हमारे किडनी तक लेकर जाती हैं, कुछ हैं जो हमारे लीवर तक लेकर जाती हैं, कुछ हैं जो कहाँ तक लेकर जाती हैं, हमारे पैनक्रियाज, हमारे गाल ब्लैडर में, जितने भी ऑर्गन्स, उन सारे ऑर्गन्स के बीच में कौन सी गैस लेकर जाती है बच्चा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतनी सारी आर्टरीज हैं तो इनमें से कोई ना कोई तो बड़ा आर्टरी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी, हिंदी में इसको बोलते हैं महाधमनी। महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, आर्टरी का मतलब धमनी। कहने का मतलब मैम बोल रही हैं हमारे बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, तो बच्चा इन बहुत सारी आर्टरीज में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम होता है ओटा, जिसका नाम होता है ओटा, या आप इसको आयोटा कह सकते हैं। ओटा या आयोटा, ये आपकी लार्जेस्ट आर्टरी का नाम पूछा जाए आपसे एग्जाम में, आप क्या बताएंगे? आयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी धमनी ओटा या आयोटा होती है। बट अब आपसे पेपर में इतना ही पूछ के नहीं मानेगा बच्चा वो। अब ये पूछेगा, आप बोल रहे हैं आर्टरी हैं, ये आर्टरी किससे जुड़ी हुई है? हार्ट से। तो पूछेगा हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है ये? हमारे हृदय के कौन से कोष्ठक से ये आर्टरी जुड़ी हुई है? तो जरा आइए यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा सा एक डायग्राम बनाऊं हार्ट का, तो आपको पता ही है, आप ऐसा बनाएंगे है ना, और ऐसा बनाएंगे। ये कौन सा चैम्बर है बच्चा? ये लेफ्ट ओरिकल है। ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? राइट ओरिकल। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन चारों चैम्बर में आयोटा कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है? आयोटा कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है? आप बताएंगे आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। ये आयोटा दिखाया है मैंने, और ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप याद रखिएगा आयोटा बाएं नीले से जुड़ी होती है। अब मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं। मैंने पूछा आपसे आयोटा में कैसा खून है, तो जरा बताइए इन दोनों चैम्बर में कैसा खून रहता है मैम? ऑक्सीजन वाला। तो आयोटा में कैसा खून है? ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड है। बड़ा आपका अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैंने बोला है आर्टरीज में हमेशा, धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, शुद्ध रुधिर रहता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, एक आर्टरी ऐसी है जो इसके ऑपोजिट काम करती है, जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। इन सब में प्योर है तो उसमें इम्प्योर रहता है। क्यों, क्या सब समझ में आएगा। तो आप एक क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे, इन विच आर्टरी always flow impure blood? In which artery always flow impure blood? वो कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है? जरा बताइए, अशुद्ध का मतलब कौन सी गैस होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? इम्प्योर ब्लड वाली धमनी कौन सी है जो अशुद्ध रुधिर को रखती है? अशुद्ध का मतलब उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अमाउंट है। तो उसका नाम आप लिखेंगे पल्मनरी आर्टरी। उसका नाम क्या लिखेंगे बच्चा? पल्मनरी आर्टरी। और पल्मनरी आर्टरी को हिंदी में लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी। क्या लिखेंगे आप? फुफ्फुसीय धमनी लिखेंगे हम। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय।
अब मैम ये पल्मनो का मतलब क्या होता है? एक बात याद रखना, जब भी आप साइंस में पल्मनो टर्म देखो उसका मतलब होता है फेफड़े, लंग्स, और लंग्स को हिंदी में फेफड़ा या फुफ्फुस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे हृदय से खून हमारे फेफड़ों तक लेकर जाती है, नाम से क्लियर है, उसको पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं। और उसमें खून में कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होता है? उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा होता है। जरा बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, आप क्या बताएंगे? कौन सी आर्टरी में? पल्मनरी आर्टरी में। अब आपसे इतना ही नहीं पूछेगा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पल्मनरी आर्टरी है वो हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्ट है? ये तो पता लग गया कि पल्मनरी आर्टरी कहां जाती है, फेफड़ों के पास जाती है। कैसा खून लेकर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर जाती है, बट किस चैम्बर से लेकर जाती है? तो जरा आइए यहां पर अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ये आपका हार्ट है ना, और ये मैंने किसको कनेक्ट किया था यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना लूं, ये लो यहां पर आओ, ध्यान से देखो, इस चैम्बर को हमने क्या बोला? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये मैंने किसको कनेक्ट किया था बच्चा? अयोर्टा। और ये जो चैम्बर है आपका कौन सा? ये आपका राइट वेंट्रिकल है। पहले मैं ब्लू पेन से ही लिखती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये कौन सा चैम्बर है हमारा? राइट वेंट्रिकल। इससे कौन कनेक्ट होता है आप बताओगे? इससे ये मैम ने किसको जोड़ा है? मैम ने जोड़ा है पल्मनरी आर्टरी। और पल्मनरी आर्टरी को हिंदी में मैम ने क्या बोला? फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोला? फुफ्फुसीय धमनी। बच्चा इसके अंदर कैसा खून होगा? इसके अंदर CO2 वाला। याद करो मैंने बताया था इधर की साइड कैसा खून होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो मैम जो आर्टरीज हैं उनमें हमेशा प्योर रहता है, बट पल्मनरी आर्टरी ऐसी है मैम जिसमें हमेशा इम्प्योर रहता है। ठीक है, इतनी बात क्या आपको याद हो गई? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में मैंने पढ़ाया 3 टाइप की होती हैं। पहली कौन सी? तो आर्टरीज। आर्टरीज में कैसा खून? प्योर। कलर कैसा? रेड। लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा, कौन से चैम्बर से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक आर्टरी ऐसी जिसमें हमेशा इम्प्योर, किस चैम्बर से आप बताओगे? वो आपकी राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से जुड़ी होती है। क्यों होती है, कैसे क्या होती है, हमें सब समझ में आएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप करके एक एक पॉइंट पढ़ने हैं, राइट? चलो, तो पहली आर्टरी होगी, दूसरी होगी आपकी वेन्स। दूसरी कौन सी होगी? वेन्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सिराएं। क्या बोलते हैं बच्चा आप इनको? सिराएं। आर्टरीज, दूसरी होगी वेन्स। अब बात आती है वेन्स में कैसा ब्लड रहता है? आप बताओगे इनमें इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब मैम हम क्या समझे? तो आप समझिए अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध का मतलब क्या है मैम? ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो, और उस खून को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहने का मतलब है मैम वेन्स वो पतली पतली पाइप हैं, वो पतली पतली नसें हैं जो हमेशा इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। ठीक है, ये आप यस दीपिका दादीज, पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में होगी बच्चा। ये राइट वेंट्रिकल ही बनाया है मैंने, पल्मनरी आर्टरी यही दिखाया है मैंने। ओके, चलो ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि जो वेन्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है? वो ग्रीन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं बच्चा? ग्रीन कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने बोला हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन्स होती हैं। यस, जैसे बहुत सारी आर्टरीज होती हैं वैसे बहुत सारी वेन्स भी होती हैं। कुछ ऐसी वेन्स हैं जो खून लेकर आती हैं हमारे हार्ट तक किडनी से, कुछ ऐसी हैं जो लीवर से लेकर आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ब्रेन से लेकर आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारे लंग्स से भी खून लेकर आती हैं। याद रखिएगा। तो कहना चाह रही है मैम आप बहुत सारी वेन्स होती हैं। यस, बहुत सारी वेन्स ही होती हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी सीरा या महासीरा कौन सी है? आप याद रखेंगे कि लार्जेस्ट वेन का नाम होता है वेना कावा।
कौन सा? वेना कावा। सेम नाम हिंदी में है, सबसे बड़ी सिरा या महासिरा आप बोल सकते हैं, महासिरा। जितेंद्र पूछ रहे हैं कि मैम हार्ट अटैक क्यों आता है? प्लीज जितेंद्र का नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब तक मैं ना पढ़ाऊं तब तक मुझसे अगर आगे आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका नंबर यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो लार्जेस्ट वेन कौन सी मैम? वेना कावा। अब आप एक बात याद रखिएगा, वेना कावा दो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेना कावा दो होती हैं। पहली है इंफीरियर वेना कावा, ध्यान से सुनिएगा, इंफीरियर वेना कावा, है ना। और दूसरी आती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना केवा, वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे आप सुपीरियर है ना, तो सुपीरियर को बोलेंगे अभिवाही। हाँ, हिंदी में इसको बोलेंगे अभिवाही वेना कावा, अभिवाही वेना कावा। और इसको बोलेंगे बच्चा आप अपवाही वेना कावा। मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ कि जो वेन्स होती हैं उन वेन्स में सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है बच्चा? उन वेन में सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वेना कावा कितनी होती हैं, आप बताएंगे दो। कौन कौन सी? इंफीरियर एंड सुपीरियर, अभिवाही एंड अपवाही। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस चैम्बर से जुड़ी हुई हैं। बच्चा मैंने बोला वेन है, वेन में खून कैसा रहता है बच्चा? CO2 वाला। तो जरा आइए हार्ट में, आपसे पूछा जाए वेना कावा हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई हैं, बच्चा आप जवाब देंगे कि इस राइट ऑरिकल से दो वेना कावा जुड़ी हुई होती हैं, एक इंफीरियर एक सुपीरियर। अब क्यों होती है दो, बात की बात है, अभी हमें कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेना कावा आर कनेक्टेड टू राइट ऑरिकल, वेना कावा दाएं आलिंद से जुड़ी होती हैं। और वेना कावा में कैसा खून होगा बच्चा? CO2 वाला होगा, क्योंकि किस डायरेक्शन से जुड़ी हुई हैं? राइट। राइट में जो भी होगा उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा बच्चा, ठीक है। अब देखो इतना ही पूछ के नहीं मानेगा, आपसे एग्जाम में और भी आगे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने बोला कि लार्जेस्ट वेन वेना कावा है, बट आपने अगला ही सेंटेंस बोला कि वेना कावा तो दो हैं, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सा होगा? तो आप याद रखिएगा इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेना कावा है। सबसे बड़ी वेना कावा पूछे, इंफीरियर अभिवाही वेना कावा, ठीक है, अभिवाही वेना कावा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई आपने? कोई दिक्कत नहीं आई मैंने बोला वेन्स में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब CO2 का अमाउंट ज्यादा, बट एक वेन ऐसी है जो जस्ट इसके ऑपोजिट काम करती है। और जस्ट ऑपोजिट काम करने का मतलब है अगर इनमें इम्प्योर है तो उसमें कैसा होगा? उसमें प्योर होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, कौन सी सिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है? बच्चा आपका आंसर होगा कि प्योर ब्लड वाली वेन कौन सी होगी? कौन सी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है? बच्चा आप आंसर देंगे पल्मनरी वेन। कौन सी? पल्मनरी वेन। पल्मनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फुसीय सिरा। तो बच्चा आप याद रखिएगा कि जो फेफड़ों के पास खून लेकर गई थी वो पल्मनरी आर्टरी थी, बट है ना, और जो फेफड़ों से लेकर आई है वो पल्मनरी वेन है। अब आपसे और पूछेगा आगे कि पल्मनरी वेन कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है। तो बच्चा आओ जरा आप ध्यान से सुनो, ये आपका हार्ट है और इस हार्ट में ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट ऑरिकल। और इससे कौन जुड़ा हुआ होता है? यहां पर आप लिखेंगे पल्मनरी वेन। ये किसको जोड़ा था मैम ने? वेना कावा को जोड़ा था। ये किसको जोड़ा था? पल्मनरी आर्टरी। किसको? आयोटा। 4 क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनो कौन कौन से क्वेश्चन। वो कौन सी आर्टरी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? पल्मनरी आर्टरी। कौन से चैम्बर से जुड़ी होती है? राइट वेंट्रिकल। वो कौन सी वेन है जो हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है? पल्मनरी वेन। किस चैम्बर से? लेफ्ट ऑरिकल से। लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा कौन से चैम्बर से? लेफ्ट वेंट्रिकल से।
लार्जेस्ट वेन वेना कावा, कौन सी? इंफीरियर वेना कावा, किस चैम्बर से? राइट ऑरिकल से। बताओ जरा 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आए या नहीं आए? 4 क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर के, है ना, ये आप याद रखेंगे। तो मैम आपने क्या पढ़ाया? मैम ने पढ़ाया कि 2-3 टाइप की वेसल्स होती हैं। पहला आर्टरीज हुआ, दूसरा वेन्स हुआ। अब तीसरा टाइप कौन सा है मैम? तो तीसरा टाइप आता है आपका कैपिलरीज। तीसरा टाइप कौन सा आता है हमारा? कैपिलरीज, या कैपिलरी लिख लो, एक ही बात है। हिंदी में बोलते हैं इनको केशिकाएं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चा? इनको केशिकाएं। अब मैम खून तो 2 ही टाइप का होता है ना, एक प्योर एक इम्प्योर। फिर ये कैपिलरी क्या खेल आ गया? इनमें कैसा खून होता है? तो याद रखिएगा कैपिलरीज का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन के साथ जोड़ना। किसको? एक आर्टरी को एक वेन के साथ जोड़ने का काम करती हैं। एक धमनी को एक सिरा से जोड़ती हैं। जरा बताइए धमनियों में कैसा खून? ऑक्सीजन वाला। सिराओं में कैसा? CO2 वाला। दोनों का मिक्स आ जाएगा किसके अंदर बच्चा? तो किसके अंदर? आप बताएंगे कैपिलरीज में। कैपिलरीज में कैसा खून होता है? मिक्स्ड ब्लड, मिश्रित रुधिर। ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन CO2 का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। अब ये कहाँ होती हैं ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा। शंभू कुमार बोल रहे हैं मैम PDF भी मिलता है क्या? यस, PDF मिलता है चैप्टर खत्म होने के बाद। और आई थिंक मैंने आपको PDF प्रोवाइड भी करवा दिया है। PDF प्रोवाइड भी करवा दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यस, PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलती हैं। तो ये मैंने क्या पढ़ाया? पहले मैंने आपको पढ़ाया हार्ट होता क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। देन हमने पढ़ा कि हार्ट के किसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। देन मैंने पढ़ाया आपको कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं और इन ब्लड वेसल्स में कौन कौन से हार्ट के किस चैम्बर से कौन सी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आपको याद रखिएगा 3 होती हैं बच्चा, 2 नहीं है। आप 3 बताएंगे। मैम वेना कावा समझ नहीं आया बच्चा। वेना कावा 2 होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। आगे समझ में आएगा, डोंट वेरी, सब समझ में आएगा। गौरव यशवंत जमियावार क्लासेस ऐसे ही होती हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि डेली क्लास नहीं होती। आज संडे है और संडे के दिन छुट्टी होती है फिर भी मैंने क्लास ली। वो इसलिए ली क्योंकि ताकि आपका एक 2 दिन आपकी क्लास जो ऑफ हुई थी उसका नुकसान ना हो आपको, इसलिए आपकी आज क्लास लगवा दी गई। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही है, आप इतना ही पढ़िएगा। बाकी कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इतना आप क्लास याद रखेंगे, इतना आप अपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। और बाकी हम अगली क्लास में हम वापस यहीं से, हाँ, हार्ट साउंड पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।